तो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल टुडे करंट इन्फॉर्मेशन पर स्वागत है। आज के इस सेशन में हम कक्षा 12 भूगोल के अति महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। जो आपके भूगोल की दूसरी पाठ्य पुस्तक भारत लोग और अर्थव्यवस्था उसके 3 पाठों के अति महत्वपूर्ण प्रश्न हमने पिछली क्लास में देखे थे, जो इस चैनल पर प्ले लिस्ट में उपलब्ध है। आज हम चौथे, पांचवें और छठे पाठ के अति महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे और अगली क्लास में 3 पाठों के अति महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। इस प्रकार 3 क्लासों में हम इस पाठ्य पुस्तक के पूरे जो संपूर्ण अति महत्वपूर्ण प्रश्न है उसको समेटने का प्रयास करेंगे। इसके अलावा हमने एक क्लास में आपके जो महत्वपूर्ण मानचित्र कार्य है उसके बारे में बात की, जो इस चैनल पर उपलब्ध है, आप देख सकते हो। चलिए अपना सेशन शुरू करते हैं। इसमें जो आपके इकाई 3 है उसमें चौथा अध्याय है वो जल संसाधन है। जल संसाधन इसमें सबसे पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से जल किस प्रकार का संसाधन है। जो जल है वो अजैव संसाधन है, यह आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना। जल है वो जैव संसाधन नहीं है क्योंकि इसमें जीवन नहीं पाया जाता। अनवीकरणीय नहीं, ये नवीकरणीय है क्योंकि इसका पुनः नवीनीकरण होता है। अचक्रीय संसाधन नहीं है, ये चक्रीय संसाधन है क्योंकि इसका पुनः चक्रण होता है। ये आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना। जल एक अजैव, नवीनीकरणीय और चक्रीय संसाधन है। दूसरा प्रश्न, देश में कुल जल का सबसे अधिक समानुपात किस सेक्टर में है। देश का जो सबसे अधिक जल है उसका सबसे अधिक समानुपात है वो सिंचाई में प्रयुक्त होता है। इसमें ऑप्शन 1 है वो सही है। तीसरा प्रश्न है, पृथ्वी के कितने प्रतिशत धरातल पर जल है। जो पृथ्वी का संपूर्ण धरातल है उसमें से जो 71% भाग है उस पर जल है। इसमें आपके ऑप्शन 2 है वो सही है, जल यानी महासागर है, और 29% है उस पर महाद्वीप यानी धरातल है। चौथा प्रश्न है, धरातलीय जल का मुख्य स्रोत कौन सा है। जो धरातलीय जल है उसका मुख्य स्रोत नदियां भी है, तालाब भी और झीलें भी है। ये तीनों ही धरातलीय जल का मुख्य स्रोत है। इसमें आपके उपयुक्त सभी सही होगा, ऑप्शन 4 है वो सही होगा। पांचवा प्रश्न है, निम्नलिखित में से पश्चिमी प्रवाह की नदियां कौन सी है। जो पश्चिम प्रवाह की नदी है वो लूणी नदी, यानी ऐसी कौन सी नदी है जो अपना जल अरब सागर में ले जाकर गिराती है। जो लूणी नदी है वो अरब सागर में गिरती है। जो गोदावरी, कावेरी और गंगा, ये तीनों ही है वो पूर्वी प्रवाह की नदियां हैं क्योंकि ये अपना जल है वो बंगाल की खाड़ी में ले जाती है। छठा प्रश्न है, धरातलीय और भौम जल का सबसे अधिक उपयोग किस सेक्टर में होता है। जो धरातलीय और भौम जल का सबसे अधिक उपयोग है वो कृषि सेक्टर यानी सिंचाई में होता है। इसमें ऑप्शन 1 है वो सही है। सातवां प्रश्न है, पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम कब बनाए गए। ये आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना। जो पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम है वो 1986 में बनाए गए। इसमें ऑप्शन 2 है वो सही है। आठवां प्रश्न है, प्रदूषण का निवारण और नियंत्रण संबंधी जल अधिनियम है वो कब बनाए गए। प्रदूषण का निवारण और नियंत्रण संबंधी जो जल अधिनियम है वो 1974 में बनाए गए। इसमें ऑप्शन 1 है वो सही है। नौवां प्रश्न है, हरियाली कार्यक्रम का संबंध किससे। जो हरियाली कार्यक्रम है उसका संबंध जल संसाधन से। इसमें ऑप्शन 3 है वो सही है। 10वां प्रश्न है, नीरू मीरू कार्यक्रम कौन से राज्य संबंधित है। जो नीरू मीरू कार्यक्रम यानी जिसका अर्थ होता है जल और आप, ये आंध्र प्रदेश राज्य संबंधित है। ये हरियाली और नीरू मीरू कार्यक्रम, इन दोनों को आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना। पिछली परीक्षा में इनसे हर बार है वो प्रश्न पूछा गया है। 11वां प्रश्न है, अरवारी पानी संसद कार्यक्रम राजस्थान के कौन से क्षेत्र में चलाए गए। जो अरवारी पानी संसद कार्यक्रम है वो राजस्थान के अलवर जिले में चलाया जाता है। इसमें ऑप्शन 2 है वो सही है। 12वां प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय जल नीति की कब घोषणा की गई। जो भारतीय राष्ट्रीय जल नीति उसकी घोषणा 2002 में की गई। इसमें ऑप्शन 2 है वो सही है। 13वां प्रश्न है, जल क्रांति अभियान कब प्रारंभ किया गया। जो जल क्रांति अभियान है वो 2015-16 में प्रारंभ किया। ये आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना। इसमें ऑप्शन 1 है वो सही है। आगे 14वां प्रश्न है, भौम जल के अत्यधिक उपयोग के कारण राजस्थान और महाराष्ट्र में भूमिगत जल में किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ गए। यानी भूमिगत जल है उसका अत्यधिक उपयोग होने के कारण राजस्थान और महाराष्ट्र में वो फ्लोराइड तत्व उसका संकेंद्रण अधिक बढ़ गए। इसमें ऑप्शन 4 है वो सही है। 15वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से दक्षिणी भारतीय राज्यों में भौम जल उपयोग में कुल भौम जल है वो संभव से ज्यादा, यानी भूमिगत जल का उपयोग है वो संभावना से ज्यादा किस राज्य में प्रयोग किया जाता है। जो तमिलनाडु, उसमें भूमिगत जल का सर्वाधिक उपयोग किया जाता है। इसमें ऑप्शन 1 है वो सही। ये आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है। आगे अति लघुत्मक प्रश्न, इसमें पहला है, सिंचाई किसे कहता है। वर्षा की कमी या अभाव कारण शुष्क मौसम में खेतों में कृत्रिम ढंग से जल की आपूर्ति की है वो सिंचाई कहलाती है। यानी वर्षा की कमी या अभाव के कारण जब शुष्क मौसम होता है यानी सूखा मौसम होता है उसमें जल की कमी की पूर्ति है वो कृत्रिम ढंग से जल की आपूर्ति की जाती है। कमी को पूरा करने के लिए कृत्रिम ढंग से यानी मानव निर्मित ढंग से पानी देना है वो सिंचाई कहलाता है। ये आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है। दूसरा प्रश्न है, गहन सिंचाई की एक मुख्य समस्या बताइए। यानी लंबे समय तक सिंचाई करने की क्या समस्या होती है। गहन सिंचाई की एक समस्या होती है मृदा में लवणता की वृद्धि होती है। तीसरा प्रश्न है, सीपीसीबी का पूरा नाम लिखिए। सीपीसीबी का पूरा नाम है सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, यानी केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। इसको आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है। ये फुल फॉर्म आपसे पूछे जा सकते हैं। और एसपीसीबी का पूरा नाम होगा स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, यानी राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। इन दोनों को आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है। सिर्फ सी और एस का ही अंतर है। सी यानी सेंट्रल केंद्रीय और एस यानी स्टेट राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। 5वां प्रश्न है, भूम जल को प्रदूषित करने वाले मुख्य कारक बताइए। जो भूमिगत जल है उसको प्रदूषित करने वाले मुख्य कारक फ्लोराइड, नाइट्रेट और भारी जो विषैली धातुएं होती है वो भूमिगत जल को प्रदूषित
करती है। छठा प्रश्न है, जल चक्रीय प्रक्रम का लाभ क्या है? जो जल चक्रीय प्रक्रम उसमें स्नान और बर्तन धोने वाले जल को बागवानी में उपयोग किया जाता है, उद्योगों में शीतलन में उसका उपयोग किया जा सकता है और अग्निशमन में इनका उपयोग किया जाता है। यानी जो प्रयुक्त जल है, जो किसी अन्य कार्य में प्रयुक्त जल है, उसको बागवानी प्रयोग में लाया जा सकता है, उद्योगों में मशीनों को ठंडा करने के लिए प्रयुक्त किया जा सकता है, या जो अग्निशमन यानी आग बुझाने वाले यंत्र होता है उसमें प्रयुक्त किया जा सकता है। सातवां प्रश्न है, हरियाली परियोजना क्या? ये अति महत्वपूर्ण हरियाली परियोजना नीरू मीरू और अरवारी पानी संसद, इनमें से एक प्रश्न है, हर बार पूछा जाता है। केंद्र सरकार द्वारा संचालित हरियाली परियोजना एक योजना है जो ग्रामीण जनसंख्या को पीने, सिंचाई, मत्स्य पालन यानी मछली पालने और वन रोपण के लिए जल संरक्षण के योग्य बनाना। यानी ये एक केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही योजना है जिसमें ग्रामीण लोगों को पीने के लिए, सिंचाई के लिए, मछली पालन और वन रोपण के लिए जल संरक्षण के प्रति जागरूक करना और उनको अधिक से अधिक जल उपलब्ध करवाना है। आठवां प्रश्न है, नीरू मीरू कार्यक्रम किस राज्य से संबंधित है? जो नीरू मीरू कार्यक्रम यानी जल और आप है वो आंध्र प्रदेश से संबंधित है। नौवां प्रश्न है, महाराष्ट्र का खालजी का गांव पूरे देश में जल संभर विकास का एक उदाहरण है। जो महाराष्ट्र का रोलेगंज सीधी, जिसका जो अहमदनगर जिले में है, ये एक जल संभर विकास का महत्वपूर्ण उदाहरण है। आपको ये ध्यान में रखना है, जो रोलेगंज मॉडल है उसको विशेष रूप से ध्यान में रखना है। 10वां, कृषि में जल का मुख्य रूप से उपयोग किस में होता है? जो कृषि सेक्टर है उसमें जल का मुख्य रूप से उपयोग है वो सिंचाई में होता है। इसमें ऑप्शन सिंचाई आपको सही करना है, ये विशेष रूप से ध्यान में रखना है। 11वां प्रश्न है, अरवारी पानी संसद और नीरू मीरू कार्यक्रम का संबंध खालजिगा के संरक्षण से। जो अरवारी पानी संसद जो राजस्थान के अलवर जिले में चलाई जाती है, नीरू मीरू कार्यक्रम जो आंध्र प्रदेश में चलाया जाता है, इन दोनों का संबंध है वो जल संसाधन के संरक्षण से संबंधित है। 12वां, हरियाली केंद्र सरकार द्वारा परिवर्तित परियोजना है। हरियाली जो केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही जल संभर विकास परियोजना है। 13वां प्रश्न है, कुंड या टांका क्या है? ये भी अति महत्वपूर्ण प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। राजस्थान में जो वर्षा जल संग्रहण ढांचे जिन्हें टांका या कुंड कहा जाता है, यानी राजस्थान में वर्षा जल संग्रहित करने के लिए एक भूमिगत कुंड होता है जिसे टांका कहा जाता है। 14वां प्रश्न है, जल क्रांति अभियान जो 2015-16 में चला गया, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? ये भारत सरकार द्वारा आरंभ किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य देश में प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता को बढ़ाना, यानी प्रत्येक व्यक्ति को उपलब्ध होने वाले जल की मात्रा को बढ़ाना है। 15वां प्रश्न है, भारत में सिंचाई के प्रमुख साधनों के नाम बताइए। भारत में जो सिंचाई के प्रमुख साधन है वो नलकूप, कुएं, तालाब और नहर है। इनको आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है। जो धरातली जल है, यानी जो जल धरातल के ऊपर रहता है, भूमि के अंदर नहीं होता, भूमिगत नहीं होता, उसके प्रमुख स्रोत कौन से? जो धरातली जल है उसके प्रमुख स्रोत नदियां, जिले, तालाब और तलैया। और 17वां प्रश्न है, भूमिगत संसाधन का अत्यधिक उपयोग करने वाले 4 राज्यों के नाम बताइए। यानी जो भौम जल है, जो भूमिगत जल है, उसका सर्वाधिक उपयोग किन 4 राज्यों में होता है? जो भूमिगत जल है उसका उपयोग पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और तमिलनाडु में होता है। 18वां प्रश्न है, भारत की 2 बहुउद्देशीय परियोजना के नाम बताइए। भारत की 2 बहुउद्देशीय परियोजना, इसमें पहली परियोजना है भाखड़ा नांगल परियोजना और दूसरी हीराकुंड परियोजना। इनका भी नाम आपको ध्यान में रखना है। 19वां प्रश्न है, भारत की 2 सबसे अधिक प्रदूषित नदियों के नाम बताइए। जो सबसे अधिक प्रदूषित नदी यमुना जो दिल्ली और इटावा उत्तर प्रदेश के बीच में प्रदूषित नदी है, और दूसरी गंगा ये कानपुर और वाराणसी के मध्य सबसे प्रदूषित नदी है। 20वां प्रश्न है, प्रायद्वीपीय पठारी भाग में सबसे महत्वपूर्ण सिंचाई के स्रोत कौन सा है? जो प्रायद्वीपीय पठारी भाग है, जो भारत का मध्य एक भौतिक प्रदेश है, उसका महत्वपूर्ण जो सिंचाई के स्रोत वहां पर है वो तालाब है। ये आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है। 21वां प्रश्न है, ये कहा जाता है कि भारत में जल संसाधनों की तेजी से कमी आ रही है। जो कमी के लिए उत्तरदायी कारक है उनकी विवेचना कीजिए। यानी जल संसाधनों की कमी किन कारणों से आ रही है? इसमें सबसे पहला कारक है वो जनसंख्या में तीव्र वृद्धि, यानी जनसंख्या में तेज गति से वृद्धि होगी तो पानी की अधिक आवश्यकता होगी, इस कारण भी कमी होगी। बढ़ता घरेलू उपयोग, घरेलू कार्यों में पानी का अधिक उपयोग होता है। औद्योगिक क्षेत्र में जल संसाधनों का अत्यधिक उपयोग हो रहा है। सिंचाई की आवश्यकता भी बढ़ रही है और जल प्रदूषण, यानी इस सब समस्याओं की सबसे बड़ी जड़ है जनसंख्या में तीव्र वृद्धि। इनके कारण है भूमि जो जल संसाधन है उसमें कमी आ रही है। 22वां प्रश्न है, प्रदूषित या गंदे पानी के उपयोग के क्या प्रभाव हो सकता है? यानी हम यदि प्रदूषित या गंदा पानी पिए तो हमारे स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ सकता है? ऐसे जल प्रयोग से कई प्रकार की महामारियां जैसे आंतरशोध, पीलिया, हैजा, टाइफाइड आदि उत्पन्न हो सकते हैं। 23वां प्रश्न है, भारत में लेगून और पश्च जल कहाँ पाए जाते हैं? इनके कोई 2 उपयोग बताइए। ये अति महत्वपूर्ण आपसे पूछा जा सकता है। लेगून और पश्च झील के महत्व पर टिप्पणी लिखी, ये अति महत्वपूर्ण है, परीक्षा में पक्का पूछा जाएगा। केरल, उड़ीसा और जो पश्चिम बंगाल के सागरीय तट है बहुत ही दंतुरित यानी कट्टी पट्टी है, इस कारण यहाँ बहुत सी लेगुन और पश्च झीलें बनती है। इनका जल खारा होता है, लेकिन इसका उपयोग है वो मछली पालन में किया जाता है और चावल की कुछ किस्मों की सिंचाई के लिए भी किया जाता है और नारियल की सिंचाई में किया जाता है। ये दोनों उपयोग है आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है। इसमें सबसे पहला उपयोग है वो मछली पालन में किया जाता है और सिंचाई में भी किया जाता है। 24वां प्रश्न है, कुछ राज्यों में भौम जल संसाधन के अत्यधिक उपयोग के क्या दुष्परिणाम उभर कर सामने आए? यानी भूमिगत जल है उसका अत्यधिक उपयोग होने के कारण क्या दुष्परिणाम सामने आए? कुछ राज्यों में भौम जल संसाधन के अत्यधिक उपयोग से इसका स्तर नीचा हो गया। राजस्थान और महाराष्ट्र राज्यों में भूमिगत जल के अधिक उपयोग से फ्लोराइड का संकेंद्रण बढ़ गया और पश्चिम बंगाल, बिहार के कुछ भागों में जो संख्या तत्व होता है उसका संकेंद्रण में भी वृद्धि हुई है।
25वां प्रश्न है जल का पुनः चक्रण और पुनः उपयोग को समझाइए, यानी रिसाइकिल और रीयूज को समझाना। जल का पुनः चक्र और पुनः उपयोग के द्वारा भी अलवणीय जल की उपलब्धता को सुधारा जा सकता है, यानी जो शुद्ध जल की उपलब्धता उसको सुधारा जा सकता है। सामान्यतः कम गुणवत्ता का जल का उपयोग जैसे शोधित अपशिष्ट जल है, नगरीय क्षेत्रों में स्नान और बर्तन धोने प्रयुक्त जल है, और वाहनों को धोने के लिए जो उपयोग किया गया जल है उसका उपयोग उद्योगों में शीतलन यानी मशीनों को ठंडा रखने के लिए किया जा सकता है। अग्निशमन यानी जो आग बुझाने वाले यंत्र होता है उसमें किया जा सकता है। बागवानी के लिए किया जा सकता है। इसे अच्छी गुणवत्ता वाले जल का पीने के उद्देश्य के लिए संरक्षण होगा, यानी इन कार्यों के लिए हम जो गंदा जल है उसका प्रयोग कर लेंगे तो जो अच्छा जल है वो बच जाएगा। 26वां प्रश्न है भारत के कृषि क्षेत्र में सिंचाई हेतु जल की आवश्यकता का उल्लेख कीजिए। भारत का जो कृषि क्षेत्र है उसमें सिंचाई हेतु जल की आवश्यकता क्या है? सिंचाई हेतु जो आवश्यकता के निम्नलिखित कारण है, यानी सिंचाई के लिए जल की आवश्यकता क्यों है? भारत में वर्षा का वितरण है असमान है, इस कारण सिंचाई के लिए जल की आवश्यकता होती है। देश के अधिकांश भागों में शीत और ग्रीष्म ऋतु में अत्यधिक शुष्कता पाई जाती है। अनियमित मानसून होती है और कुछ फसलों जैसे कपास, गन्ना, जूट इनको अधिक जल की आवश्यकता होती है, इस कारण सिंचाई की आवश्यकता होती है। आगे 27वां प्रश्न है कृषि में सिंचाई की व्यवस्था के क्या क्या लाभ है, यानी कृषि में सिंचाई की जाती है उसे क्या क्या लाभ होते हैं। इसमें पहला लाभ है कृषि की जो सिंचाई की व्यवस्था है वो बहुफसलीकरण को संभव बनाती है, यानी इसमें बहुत अधिक फसलों को बोया जा सकता है। फसलों को अधिक उपज देने वाली किस्मों के लिए जो आर्द्रता है वह नियमित आवश्यक है, इसलिए सिंचाई तंत्र से ही संभव है, यानी जो अधिक उपज देने वाली किस्में उनको उगाना संभव हो सका है। सिंचित कृषि भूमि की उत्पादकता है वो असिंचित भूमि की अपेक्षा अधिक होती है, यानी इसमें उत्पादन है वो अधिक होता है। ये 3 सिंचाई के लाभ है, इनको आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है। आगे 28वां प्रश्न है हरियाली क्या है? ये अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपसे इन तीनों में से पक्का प्रश्न पूछा जाएगा। हरियाली परियोजना ये केंद्र सरकार द्वारा संचालित एक परियोजना है। इसका उद्देश्य ग्रामीण जनसंख्या को पीने यानी पेयजल के लिए, सिंचाई, मत्स्य पालन और वन रोपण के लिए जल संरक्षण के योग्य बनाना है। यह परियोजना लोगों के सहयोग से ग्राम पंचायतों के द्वारा चलाई जा रही है, आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है। आगे 29वां प्रश्न है जल संभर प्रबंधन क्या है? क्या आप सोचते हैं यह सतत पोषणीय विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकता है? यह जल संभर प्रबंधन से क्या तात्पर्य और केंद्र और राज्य सरकार है उनके प्रयासों का उल्लेख कीजिए। ये अति महत्वपूर्ण प्रश्न आपसे पूछा जाएगा कि जल संभर प्रबंधन क्या है, इसके लिए चलाई जाने वाली महत्वपूर्ण योजनाएं कौन कौन सी, या ये सतत पोषणीय विकास में किस प्रकार भूमिका निभा सकता है। इसमें जल संभर प्रबंधन से तात्पर्य धरातलीय या भौम जल संसाधनों का दक्ष प्रबंधन, यानी जो धरातलीय और भूमिगत जल है उसका दक्ष प्रबंधन, यानी सही तरीके से प्रबंधन, सही मैनेजमेंट। इसके अंतर्गत बहते हुए जल को रोकना, तालाब पुनर्भरण, कुओं द्वारा भूमिगत जल का संचयन और पुनर्भरण शामिल है, यानी जो बहता हुआ पानी उसको रोककर तालाब पुनर्भरण, कुओं के द्वारा भूमिगत जल को बढ़ाना है। इसका उद्देश्य जल संसाधनों का संरक्षण करके प्राकृतिक संसाधनों और समाज के बीच संतुलन स्थापित करना। सतत पोषणीय विकास में जल संभर प्रबंधन की महत्वपूर्ण भूमिका। सतत पोषणीय विकास का अर्थ है ऐसा विकास जिसमें भविष्य में आने वाली पीढ़ियों की आवश्यकता पूर्ति को प्रभावित करे बिना अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करना है, यानी आने वाली पीढ़ियों के लिए भी जल संसाधन को बचा कर रखना है। चूंकि जल संभर प्रबंधन है जल का उचित प्रबंधन है जिसमें अनावश्यक रूप से बहते हुए जल को विभिन्न विधियों के द्वारा संचित यानी इकट्ठा किया जाता है। सतत पोषणीय विकास के अनुसार प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग की दर इसके नवीनीकरण की दर से अधिक होनी चाहिए। अतः जल संभर प्रबंधन है और सतत पोषणीय विकास में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकता है, यानी कि जो बहता हुआ जल है उसको हमें अधिक से अधिक संरक्षण करना है। यदि हमें वो जल संभर प्रबंधन तकनीक को अपनाएंगे जो सतत पोषणीय विकास उसमें महत्वपूर्ण भूमिका होगी। इस हेतु केंद्र और राज्य सरकारों देश में बहुत से जल संभर प्रबंधन के विकास कार्यक्रम चलाए, जैसे अंतःसरवण, और इसमें 3 परियोजनाएं भी चलाई। इसमें सबसे पहली परियोजना हरियाली परियोजना, ये केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही है। इसका उद्देश्य ग्रामीण जनसंख्या को पीने के लिए, सिंचाई के लिए, मत्स्य पालन और वन रोपण के लिए जल संरक्षण के योग्य बनाना है। यह परियोजना लोगों के सहयोग से ग्राम पंचायतों के द्वारा चलाई जा रही है। और दूसरी परियोजना नीरू मीरू कार्यक्रम, यानी जल जिसका अर्थ होता है जल और आप, ये कार्यक्रम आंध्र प्रदेश में चलाया जा रहा है। अरवारी पानी संसद कार्यक्रम ये अलवर जिले में चलाया जा रहा है। इन तीनों को आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है। आगे 30वां प्रश्न है वर्षा जल संग्रहण क्या है? वर्षा जल संग्रहण के विभिन्न लाभों का उल्लेख करते हुए संग्रहण की विभिन्न विधियों का उल्लेख कीजिए, यानी वर्षा जल संग्रहण की तकनीक क्या है, इससे क्या लाभ होते हैं और इसकी कौन कौन सी विधियां हैं, या वर्षा जल संग्रहण की कोई 3 विधियों का संक्षेप में वर्णन करो। वर्षा जल संग्रहण विभिन्न उपयोगों के लिए जो वर्षा का जल होता है उसको रोकना और एकत्रित करने की विधि, यानी जो वर्षा से प्राप्त जल है उसको रोकना और एकत्रित करने की विधि वर्षा जल संग्रहण कहलाती है। ये कम मूल्य और पारिस्थितिक अनुकूल विधि, यानी इसमें अधिक खर्चा नहीं आता है। ये पर्यावरण के अनुकूल है, जिसके द्वारा पानी की प्रत्येक बूंदे संरक्षित करने के लिए वर्षा जल को नलकूपों, गड्ढों और कुओं में एकत्रित किया जाता है। इसका लाभ होता है वर्षा जल संग्रहण है वो पानी की उपलब्धता को बढ़ाता है, भूमिगत जल स्तर को है वो नीचा होने से रोकता है, यानी भूमिगत जल का स्तर है उसको बढ़ाता है। फ्लोराइड और नाइट्रेट जैसे जो संदूषक होता है उसको कम करके अवमिश्रित जो जल होता है उसकी गुणवत्ता को बढ़ा देता है। और मृदा अपरदन और बाढ़ को भी रोका जा सकता है। इसकी प्रमुख विधि, इसमें सबसे पहली विधि है वो टांका, ये आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है। ये राजस्थान के जो अर्ध शुष्क और शुष्क प्रदेश है उसमें बस्तियों में परंपरागत रूप से एक वर्षा जल संग्रहण ढांचे का उपयोग किया जाता है, जिसे टांका या कुंड कहते हैं, यानी ये एक भूमिगत कुंड होता है जिसमें वर्षा का जल है वो एकत्रित किया जाता है। ये छत वर्षा जल संग्रहण के विधि में है वो पाइप के द्वारा, पाइप है वो टांके में लगा होता है जिसके कारण जल एकत्रित होता है, ये आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है।
दूसरा है तालाब एवं झील जो ग्रामीण क्षेत्र है उसमें परंपरागत रूप से वर्षा जल संग्रहण के लिए धरातलीय संरचनाएं जैसे तालाब और झीलों का उपयोग किया जाता है। जो सर्विस कूप है उसके द्वारा छतों की वर्षा से जल का संग्रहण भी किया जाता है। जो प्रस्तर कूप और चेक डैम निर्मित कर भी वर्षा जल का संग्रहण किया जाता है और पुनर्भरण कूपों के द्वारा भी वर्षा जल का संग्रहण किया जाता है। ये जो वर्षा जल संग्रहण की 5 विधियां, इनको आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना। टांका, तालाब और झील, सर्विस कूप, प्रस्तर कूप और चेक डैम और पुनर्भरण कूप, इन 5 का विशेष रूप से ध्यान में रखना है। 31वां प्रश्न है जल क्रांति अभियान पर। टीएफ ने लिखे जल क्रांति अभियान भारत सरकार द्वारा 2015-16 में प्रारंभ किया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य देश में प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता को सुनिश्चित करना है। और जल क्रांति अभियान का लक्ष्य स्थानीय निकायों और जो सरकारी संगठन है और नागरिकों को सम्मिलित करके इस अभियान के उद्देश्य के बारे में जागरूकता फैलाना है। यानी इसका मुख्य उद्देश्य जो स्थानीय संगठन है, सरकारी संगठन, नागरिकों को सभी की सक्रिय भागीदारी निर्धारित करके लोगों को जागरूक करना है। जल क्रांति अभियान के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित है। इसमें सबसे पहला है जल ग्राम बनाने के लिए देश के जो 672 जिले में से प्रत्येक जिले में एक ग्राम जिसमें जल की कमी है उसको चुना गया। यानी प्रत्येक जिले से एक है वो जल ग्राम बनाया गया। भारत के विभिन्न भागों में 1000 हेक्टेयर मॉडल कमांड क्षेत्र की पहचान की गई। और प्रदूषण को कम करने के लिए जल संरक्षण और कृत्रिम पुनर्भरण, भूमिगत जल प्रदूषण को कम करने के लिए देश के चयनित क्षेत्रों में आर्सेनिक मुक्त कुओं का निर्माण पर बल दिए गए। लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए जनसंचार माध्यम जैसे रेडियो, टीवी, प्रिंट मीडिया, पोस्टर प्रतियोगिता ये माध्यम है। और जल क्रांति अभियान के द्वारा खाद्य सुरक्षा और आजीविका दोनों प्रदान करने पर बल दिया गया। यानी जो जल क्रांति अभियान, इसका मुख्य उद्देश्य लोगों को पेयजल उपलब्ध कराने के साथ साथ इतना जल उपलब्ध करवाना कि वो अपने लिए खाद्यान्न उत्पन्न कर सके और लोगों को इससे रोजगार भी प्राप्त हो सके। 32वां प्रश्न है जल प्रदूषण से क्या अभिप्राय है और भारत में जल प्रदूषण की समस्या के निवारण के लिए सरकारी प्रयासों का वर्णन कीजिए। यहाँ जल प्रदूषण का क्या अर्थ है और भारत में जल प्रदूषण को कम करने के लिए सरकार ने कौन कौन से प्रयास किए। प्राकृतिक जल में बाह्य पदार्थ जैसे सूक्ष्म जीव, रासायनिक पदार्थ, औद्योगिक, घरेलू और अन्य अपशिष्टों के मिलने से जल के गुणों में जो कमी हो जाती है उसे जल प्रदूषण कहा जाता है। देश में उपलब्ध जो जल संसाधन है उसका तेजी से निम्नीकरण और देश की मुख्य नदियां हैं वो प्राय पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाती है। मैदान भागों में नदियों के जल में कृषिगत जो अपशिष्ट जैसे उर्वरक और कीटनाशक मिल जाते हैं। घरेलू अपशिष्ट जैसे ठोस और अन्य अपशिष्ट पदार्थ मिल जाते हैं। औद्योगिक बहिष्करणों के सम्मिश्रण से राज्य प्रदूषण के CPCB यानी केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार जैव और जो जीवाणुविक संदूषण है और नदियों में प्रदूषण का प्रमुख कारण है। यानी जो औद्योगिक, कृषिगत अपशिष्ट और जो घरेलू अपशिष्ट है वो नदियों में मिल जाते हैं, जिसके कारण सबसे अधिक प्रदूषण होता है। समस्या के लिए निवारण संबंधी उपाय है वो 1974 में जल अधिनियम बनाए गए जो प्रदूषण के निवारण और नियंत्रण संबंधित है। 1986 में पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम बनाए गए और जल उपकर अधिनियम 1977 में बनाए गए। इन तीनों को आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है। इन योजनाओं के सन है वो पूछा जा सकता है। यद्यपि इनका निर्माण जल प्रदूषण को कम करने के उद्देश्य से किया गया, लेकिन इसका प्रभावपूर्ण ढंग से कार्यान्वित नहीं हो पाए, जिसके कारण इसके परिणाम है वो सीमित प्राप्त हुए। वर्तमान में जल के महत्व और जल प्रदूषण के बारे में लोगों को जागरूक करने की सबसे अधिक आवश्यकता है। 33वां प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय जल नीति की प्रमुख विशेषता बताइए। यह अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है। भारतीय राष्ट्रीय जल नीति उसकी महत्वपूर्ण विशेषता है और जल आवंटन प्राथमिकताएं विस्तृत रूप में निम्नलिखित क्रम में निर्देशित की गई। यानी जो उपलब्ध जल है उसको आवंटित यानी बांटने की जो प्राथमिकता है वो इस प्रकार तय की गई। सबसे पहले वो पेयजल को बढ़ाने पर बल दिया गया। यानी लोगों को पेयजल है वो कम से कम उपलब्ध होना चाहिए। और उसके बाद है वो पेयजल के बाद जो जल बचता है उसको सिंचाई प्रयोग किया जाए। और सिंचाई के बाद है वो जल शक्ति यानी विद्युत बनाने प्रयोग किया जाए। और विद्युत के बाद नौकायान और उसके बाद औद्योगिक और अन्य उपयोग। आपको ये क्रम है विशेष रूप से ध्यान में रखना है। सबसे पहले वो पेयजल, उसके बाद सिंचाई और उसके बाद जल शक्ति, जल शक्ति के बाद नौकायान और नौकायान के बाद औद्योगिक और अन्य उपयोग। इस नीति की जो मुख्य विशेषता है वो इस प्रकार है। सिंचाई और बहुउद्देशीय परियोजना में पीने का जल घटक में सम्मिलित करना चाहिए जहां पेयजल के स्रोतों का कोई भी विकल्प उपलब्ध नहीं। यानी सिंचाई और बहुउद्देशीय परियोजना कोई भी है वो बांध बनाया जाता है, उसका सबसे पहला उद्देश्य है वो जहां पर पेयजल की कमी है वहां पर लोगों को पीने का जल उपलब्ध कराया जाए। पेयजल है वो मानव जाति और प्राणियों को उपलब्ध कराना प्रथम प्राथमिकता होनी चाहिए। भूमिगत जल का शोषण है उसको सीमित और नियमित करने के लिए उपाय अपनाने चाहिए। सतही जल और भौम जल दोनों गुणवत्ता के लिए नियमित जांच होनी चाहिए। जो धरातलीय जल है और भूमिगत जल है उन दोनों की गुणवत्ता की जांच है वो समय समय पर होनी चाहिए। जल की गुणवत्ता सुधारने के लिए एक कार्यक्रम शुरू किया जाना चाहिए। जल के सभी विविध प्रयोगों में कार्य क्षमता सुधारनी चाहिए और दुर्लभ संसाधन के रूप में जल के लिए जागरूकता विकसित करनी है वो अति आवश्यक है। शिक्षा, विनिमय, उपकरण, प्रेरक और अनुक्रमणों द्वारा संरक्षण चेतना है वो बढ़ाई जानी चाहिए। यानी लोगों को अधिक से अधिक जल संरक्षण के प्रति जागरूक किया जाना चाहिए। 34वां प्रश्न है भारत के विभिन्न क्षेत्रों में जल के उपयोग का उल्लेख कीजिए और सिंचाई के लिए जल की मांग और उपयोग की विवेचना कीजिए। यानी भारत में वो जल का उपयोग किन किन क्षेत्रों में होता है और सिंचाई के लिए जल की मांग और उसका उपयोग किस प्रकार होता है। भारत में जल का उपयोग है वो तीन सेक्टरों में किया जाता है। इसमें सबसे पहला सेक्टर घरेलू सेक्टर, दूसरा औद्योगिक सेक्टर और तीसरा कृषि सेक्टर। चूंकि भारत एक कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था वाला देश है, देश में जल का सर्वाधिक उपयोग है वो कृषि कार्य में सिंचाई हेतु किया जाता है। जो प्रयुक्त धरातलीय जल और भूमिगत जल का सर्वाधिक उपयोग कृषि क्षेत्र में किया जाता है। जो उपलब्ध धरातलीय जल है यानी धरातल पर जल है उसका
89% और भूमिगत जल का 92% जल है वो कृषि क्षेत्र में प्रयुक्त होता है, जबकि औद्योगिक क्षेत्र में धरातलीय जल का 2% भाग और भूमिगत जल का 5% भाग प्रयुक्त होता है। घरेलू क्षेत्र में धरातलीय जल है उसका 9% और भूमिगत जल का 3% भाग ही उपयोग में लाया जाता है। भारत में सिंचाई के लिए जल की मांग और उपयोग, देश में वर्षा की स्थानिक और सामयिक भिन्नता के कारण कृषि क्षेत्रों में सिंचाई की आवश्यकता रहती है। यानी देश में अलग अलग स्थानों पर अलग अलग वर्षा होती है और उसमें समय की भी भिन्नता पाई जाती है, इस कारण कृषि क्षेत्रों में सिंचाई की आवश्यकता रहती है। देश का एक बड़ा भाग है वर्षाविहीन और सूखाग्रस्त क्षेत्र है। अधिकांश भागों में ग्रीष्मकालीन और शीत ऋतु में बहुत अधिक शुष्कता होती है, यानी आर्द्रता नहीं होती। कम वर्षा और वर्षाविहीनता से प्रभावित जो कृषि क्षेत्र है उसमें सिंचाई के बिना उत्पादन नहीं होता, इस कारण वहाँ सिंचाई अति आवश्यक है। इसके अलावा चावल, गन्ना और जो जूट की कृषि उसके लिए पर्याप्त जल की आवश्यकता को बिना सिंचाई के वर्षा से पूरा कर पाना संभव नहीं होता है। सिंचाई की सुचारू उपलब्धता वाले देश के विभिन्न भागों के कृषि क्षेत्रों में वो निम्नलिखित प्रभाव अनुभव किए गए। जो सिंचाई व्यवस्था उसने यानी सिंचाई के क्या क्या प्रभाव पड़ा है। सिंचाई व्यवस्था से बहुफसलीकरण को बढ़ावा मिला, यानी एक से अधिक लोग है वो फसलें उगाने लगे। पंजाब, हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश में हरित क्रांति की सफलता मिली। इन राज्यों में जो न्यूल बोए गए क्षेत्र उसका वर्तमान में 85% भाग है वो सिंचित है, यानी जितने क्षेत्र पर कृषि होती है उसके 85% भाग पर है वो सिंचाई होती है। पंजाब, हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश यहाँ के संभावित जो भूमिगत जल के एक बड़ा भाग है वो सिंचाई के लिए अधिकाधिक उपयोग कुओं और नलकूपों के माध्यम से कर रहे हैं, इस कारण इन राज्यों का जो भूमिगत जल है उसके भंडारों में कमी होती जा रही है। राजस्थान और महाराष्ट्र राज्यों में सिंचाई के लिए भूमिगत जल के अतिरिक्त उपयोग से फ्लोराइड का प्रतिशत है वो बढ़ गए। पश्चिम बंगाल और बिहार के कुछ भागों में संख्या यानी आर्सेनिक का संकेंद्रण बढ़ गए। ये है वो सिंचाई के महत्वपूर्ण प्रभाव है, जिसमें कुछ सकारात्मक प्रभाव यानी इससे बहुफसलीकरण को बढ़ावा मिला, उत्पादन अधिक हुआ, और कुछ नकारात्मक प्रभाव यानी भूमिगत जल में वो कमी हो रही है और फ्लोराइड और आर्सेनिक का प्रभाव है वो बढ़ रहा है। ये आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है। 35वां प्रश्न है, जल संसाधनों का सामाजिक द्वंद्व और विवादों को जन्म देता है, इसे उपयुक्त उदाहरण सहित समझाइए। यानी जिस प्रकार धीरे धीरे जल की कमी हो रही है उसके कारण सामाजिक द्वंद्व और विवाद पैदा हो रहा है, दो समाजों के बीच और दो राज्यों, दो देशों के बीच है वो लड़ाइयाँ बढ़ती जा रही है। इस कथन को आपको उदाहरण सहित स्पष्ट करना है। भारत में तेजी से बढ़ती जा रही जनसंख्या के एक कारण जल की प्रति व्यक्ति उपलब्धता दिन प्रतिदिन कम होती जा रही है और उपलब्ध जल संसाधन औद्योगिक, कृषि और घरेलू निस्तारणों के मिश्रण से प्रदूषित भी हो रहा है। जल संसाधन इस तरह सतत रूप से यानी लगातार रूप से ह्रास यानी कमी होती जा रही है, जिसकी उपलब्धता सीमित होती जा रही है, जिसके कारण जल संसाधनों के आवंटन और नियंत्रण को लेकर अनेक सामाजिक द्वंद्व और विवादों को बल मिला है। भारत के जो महानगरीय क्षेत्र यानी शहरी क्षेत्र और सीमित जल संसाधन उपलब्ध वाले क्षेत्र उसमें जल की आपूर्ति को लेकर लड़ाई झगड़े होना एक आम बात है। दूसरी ओर इससे अनेक अंतर्राष्ट्रीय यानी दो देशों के बीच, अंतर्राज्यीय दो राज्यों के बीच भी जल विवाद उत्पन्न हो गए, जिसमें कुछ यहाँ वर्णन किए गए। भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु नदी के जल को लेकर विवाद भी चलता रहता है, जिसको लेकर 1960 में एक सिंधु नदी जल समझौता भी हुआ। भारत और पाकिस्तान के मध्य गंगा नदी के जल को लेकर फरका जल विवाद भी चलता रहता है और कर्नाटक, तमिलनाडु राज्य के मध्य जो कावेरी नदी का जल है उसको लेकर विवाद चलता है। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात के मध्य जो नर्मदा नदी का जल है उसको लेकर विवाद चलता है और सतलुज यमुना लिंक नहर को लेकर पंजाब और हरियाणा राज्यों के मध्य विवाद चलता है। इन विवादों को आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना। परीक्षा में पूछा जा सकता है कि कावेरी जल विवाद किन दो राज्यों से संबंधित है, इनको आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है। वर्तमान में भारत का प्रत्येक राज्य अपने यहाँ प्रवाहित नदी के जल पर अपना अधिकार समझता है, वह समझने को तैयार नहीं है कि नदियाँ एक राष्ट्रीय संपत्ति है। राज्य के इस रवैये के कारण भारत में अधिकांश अंतर्राज्यीय जल विवाद है वो हल नहीं हो पा रहा है। यानी कोई राज्य समझता है कि उसमें बहने वाली नदी है वो केवल उस राज्य का ही उस पर अधिकार है, लेकिन जो नदियाँ है वो राष्ट्रीय संपदा है, इस कारण दो राज्यों के बीच तनाव होना है वो आम बात है। ये आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है। इस प्रकार आपके जो चौथा पार्ट जल संसाधन है उसमें से ये जो अति महत्वपूर्ण 35 प्रश्न है उनमें से परीक्षा में पक्का प्रश्न है वो पूछा जाएगा। आगे 5वां प्रश्न है, खनिज और ऊर्जा संसाधन। इस पार्ट से वो कोई बड़ा प्रश्न है वो पूछा जा सकता है, छोटा प्रश्न पूछने की संभावना कम है। इस पार्ट से जो मैप के प्रश्न है वो पक्के पूछा जाता है, ये आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है। इसमें सबसे पहले ABCD वाले प्रश्न आपसे छोटा प्रश्न भी है वो पूछा जा सकता है। इसमें है कि धात्विक खनिज नहीं है, जो लोहा है वो धात्विक खनिज है क्योंकि इसमें लोह धातु का अंश पाया जाता है। बॉक्साइड है ये भी धात्विक खनिज है, तांबा भी धात्विक खनिज, लेकिन जो माइका है वो अधात्विक खनिज है, ये आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है। आगे दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज है जिसे भूरा कोयला भी कहा जाता है। जो लिग्नाइट है उसे भूरा कोयला कहा जाता है, ये आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है। इसमें ऑप्शन 1 है वो सही है। तीसरा प्रश्न है, अधात्विक खनिज नहीं है। जो अधात्विक खनिज है वो मैंगनीज नहीं है, माइका, कोयला और ये अधात्विक खनिज है, और जो मैंगनीज है वो धात्विक खनिज है, यानी अधात्विक खनिज नहीं है। जो धात्विक खनिज है इसमें लोह धात्विक खनिज आता है, यानी लोहा और मैंगनीज आता है। एलो धात्विक खनिज, इसमें तांबा और बॉक्साइड आता है। अधात्विक खनिज यानी जिसमें धातु का अंश नहीं पाया जाता, इसमें ईंधन खनिज यानी कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस आता है। माइका जिसमें अभ्रक, चूना पत्थर, डोलोमाइट और ग्रेफाइट ये सभी आता है, इनको आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है। चौथा प्रश्न है, भारत में किस किस्म का कोयला है वो सर्वाधिक पाया जाता है। कोयला क्या है वो 4 प्रकार पाए जाते हैं, एंथ्रेसाइट, बिटुमिस, लिग्नाइट और पीट। ये गुणवत्ता के आधार पर आपके क्रम में ये विशेष
विशेष रूप से ध्यान में रखना है। सर्वोत्तम किस्म का है वो एंथ्रेसाइट होता है, उसके बाद बिटुमिन्स, फिर लिग्नाइट और पीट। भारत में सर्वाधिक है वो बिटुमिन्स किस्म का कोयला पाया जाता है, इसमें ऑप्शन 2 है वो सही है। 5वां प्रश्न है तरल सोना किसे कहा जाता है, जो तरल सोना है वो पेट्रोलियम को कहा जाता है, इसमें ऑप्शन 4 है वो सही है। 6वां प्रश्न है गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी गेल की स्थापना है वो कब हुई, गेल की स्थापना 1984 में हुई, इसमें ऑप्शन 1 है वो सही है। 7वां प्रश्न है बाबा बुदन पहाड़ियाँ कौन से ऐसे के लिए विख्यात है, जो बाबा बुदन पहाड़ियाँ वो लो ऐसे के लिए विख्यात है, इसमें ऑप्शन 2 है वो सही है। मैग्नीज या बॉक्साइट उत्पादन में कौन सा राज्य है वो अग्नि है, जो मैग्नीज या बॉक्साइट उत्पादन है उसमें सबसे अधिक योगदान है वो ओडिशा राज्य का है। एल्युमिनियम धातु है वो बॉक्साइट एसिड से प्राप्त होती है, ये आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है, ये परीक्षा में कई बार है वो पूछा गया है। कौन से खनिज का उपयोग विद्युत और इलेक्ट्रॉनिक उद्योगों में किया जाता है, जो विद्युत और इलेक्ट्रॉनिक उद्योग है उसमें अभ्र का प्रयोग किया जाता है, इसमें ऑप्शन 2 है वो सही है। आगे 11वां प्रश्न है भारत का प्रथम तेल उत्पादक क्षेत्र कौन सा था, भारत का प्रथम तेल उत्पादक क्षेत्र है वो डिगबोई असम था, इसमें ऑप्शन 2 है वो सही है। ये चारों ही भारत के महत्वपूर्ण तेल उत्पादक क्षेत्र है, इनको आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है। अंकलेश्वर जो गुजरात में, मुंबई आई जो एक अपतटीय क्षेत्र है अरब सागर में स्थित है, और बाड़मेर है वो राजस्थान में, और बाड़मेर में जो कैरियन एनर्जी नाम की एक विदेशी कंपनी है वो तेल का उत्पादन करती है, ये आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है। 12वां परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब हुई, जो परमाणु ऊर्जा आयोग है उसकी स्थापना 1948 में हुई, डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा के निर्देशन में हुई, ये आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है। 13वां निम्नलिखित में से किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन स्थापित किया गया, जो पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन है वो तारापुर महाराष्ट्र में स्थापित किया गया, इसमें ऑप्शन 3 है वो सही है, ये आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है। 14वां प्रश्न है कौन सा ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत है, अनवीकरणीय स्रोत यानी जिसको एक बार समाप्त होने के बाद पुनः उत्पन्न नहीं किया जा सकता, नवीकरणीय जिसको पुनः वो बनाया जा सकता है। जल से है वो अनवरत रूप से विद्युत उत्पन्न की जा सकती है, सौर ऊर्जा भी है वो जब तक सूरज रहेगा तब तक है वो सौर ऊर्जा प्राप्त होती रहेगी, इस प्रकार ये भी नवीकरणीय स्रोत है, और पवन भी नवीकरणीय स्रोत, लेकिन जो तापीय ऊर्जा है वो अनवीकरणीय स्रोत है, एक बार समाप्त होने के बाद ये उत्पन्न नहीं होती, इसमें ऑप्शन 4 है वो सही है। 15वां प्रश्न है राजस्थान में किस स्थान पर सौर ऊर्जा शक्ति ग्रह स्थापित किया गया, राजस्थान का जो जोधपुर का मतानी क्षेत्र है वहां पर सौर ऊर्जा शक्ति ग्रह सौर ऊर्जा पावर हाउस स्थापित किया गया, इसमें ऑप्शन 1 है वो सही है। 16वां प्रश्न है भारत में तेल और प्राकृतिक गैस आयोग की स्थापना कब हुई, भारत में तेल और प्राकृतिक गैस की स्थापना 1956 में हुई, और जो गेल गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया उसकी स्थापना 1984 में हुई, इन दोनों बातों को आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है। 17वां प्रश्न है कौन सा ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है यानी जिसको पुनः उत्पन्न किया जा सकता है, जो जैव भार यानी जैव ऊर्जा बायोमास है उसको पुनः उत्पन्न किया जा सकता है, इसमें ऑप्शन 4 है वो सही है। 18वां प्रश्न है हाल ही में तेल और प्राकृतिक गैस आयोग तेल के संभावित भंडार का कहाँ पर पता लगाया, जो तेल और प्राकृतिक गैस आयोग उसमें रामनाथपुरम तमिलनाडु में है वो प्राकृतिक गैस के संभावित भंडार का पता लगाया, इसमें ऑप्शन 2 है वो सही है। 19वां प्रश्न है भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र कौन सा, भारत का जो सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है वो झरिया, इसमें ऑप्शन 3 है वो सही, ये आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है। 20वां आपके सुमेलित से संबंधित है, इसमें पहला है गुरु मैसानी और बादाम पहाड़, यानी ये खदानों का नाम है, और किस खनिज से संबंधित है, जो गुरु मैसानी और बादामी पहाड़ है वो लोहा खनिज से संबंधित है, पहले में 4 सही है। और दूसरा काला हंडी है वो बॉक्साइट से संबंधित है, और नेलोर है वो अब्रक से संबंधित है, बालाघाट है वो तांबे से संबंधित है, इन चारों बातों को आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है। 21वां प्रश्न है निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए, जो मुंबई आई है वो पेट्रोलियम संबंधित है, रानीगंज है वो कोयला संबंधित है, मणिकर्ण यानी हिमाचल प्रदेश में भूतापीय ऊर्जा का पहला संयंत्र स्थापित किया गया, ये आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है। और आगे जो दया और राउत भाटा है वो परमाणु ऊर्जा संबंधित है, इसमें ऑप्शन 4 है वो सही, ये आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है। आगे रिक्त स्थान संबंधित है खनिजों की गुणवत्ता और मात्रा के बीच किस प्रकार का संबंध पाया जाता है, खनिजों की गुणवत्ता और मात्रा के बीच प्रतिलोमी संबंध पाया जाता है, यानी जो जिस खनिज की गुणवत्ता कम है उसकी मात्रा अधिक है, जिस खनिज की गुणवत्ता है अधिक है उसकी मात्रा कम है, यानी इसके बीच विपरीत संबंध है वो पाया जाता है। 23वां प्रश्न भारत में अधिकांश जो धात्विक खनिज है वो खालजा क्षेत्र की प्राचीन क्रिस्टलीय शैलों में पाया जाता है, जो अधिकांश धात्विक खनिज जो प्रायद्वीपीय पठार है उसकी प्राचीन क्रिस्टलीय शैल है उसमें पाए जाते हैं। 24वां प्रश्न लोह अयस्क के प्रगलन के लिए खालजा एक महत्वपूर्ण कच्चा माल है, यानी लोह अयस्क को गलाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, लोह अयस्क को गलाने के लिए मैग्नीज का प्रयोग किया जाता है, ये आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है। और एल्यूमिनियम है वो बॉक्साइट का अयस्क है, इन दोनों बातों को आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है। आगे 25वां प्रश्न है खालजा मैग्नीज का अग्रणी उत्पादक राज्य, जो ओडिशा है वो मैग्नीज का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला राज्य है। 26वां प्रश्न है बिजली की मोटर, ट्रांसफार्मर और जनरेटर बनाने और विद्युत उद्योग के लिए कौन सा एक अपरिहार्य धातु है, यानी बिजली की मोटर, ट्रांसफार्मर और जनरेटर बनाने के लिए किस धातु का प्रयोग किया जाता है, इसके लिए तांबा का प्रयोग किया जाता है। 27वां प्रश्न है आभूषणों को सुदृढ़ता प्रदान करने के लिए खालजा को सोने के साथ मिलाया जाता है, आभूषण है वो उनको कठोर बनाने के लिए सोने के साथ है वो तांबा मिलाया जाता है, ये आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना। जो शुद्ध सोना होता है वो
द्रव अवस्था में कोमल होता है उसको कठोर बनाने के लिए तांबा यानी कॉपर का प्रयोग किया जाता है। 28% कच्चा पेट्रोलियम खालिज और खालिज अवस्था के हाइड्रोकार्बन से मुक्त होता है। जो कच्चा पेट्रोलियम है द्रव और गैस अवस्था का जो हाइड्रोकार्बन होता है उससे युक्त होता है। 29% एप्रिस्कट पेट्रोलियम खालिज के औषधि सेलों में पाया जाता है। जो एप्रिस्कट पेट्रोलियम है वो टर्शियरी युग की जो औषधि सेल है उनमें पाया जाता है। 30% नाभिकीय ऊर्जा के उत्पादन में प्रयुक्त होने वाले महत्वपूर्ण खनिज कौन से? जो नाभिकीय ऊर्जा उसके उत्पादन में होने वाले प्रमुख खनिज है वो यूरेनियम और थोरियम है। इसको आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना, ये नाभिकीय ऊर्जा में प्रयुक्त होते हैं। 31% यूरेनियम निक्षेप खालिज के सेलों में पाया जाता है। जो यूरेनियम के निक्षेप है वो धारवाड़ क्रम की सेलों में पाया जाता है, ये आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है। आगे अतिलोकनात्मक प्रश्न है, इसमें पहला खनिज से क्या तात्पर्य और खनिज का वर्गीकरण है वो चित्र द्वारा प्रदर्शित कीजिए। यह अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, परीक्षा में पूछा जा सकता है। इसमें एक निश्चित रासायनिक और भौतिक गुणधर्मों के साथ कार्बनिक या अकार्बनिक उत्पत्ति के जो प्राकृतिक पदार्थ है वो खनिज कहलाते हैं। यहाँ रासायनिक और भौतिक गुणधर्म वाले जो कार्बनिक या अकार्बनिक उत्पत्ति वाले प्राकृतिक पदार्थ होते हैं उन्हें खनिज कहा जाता है। प्राकृतिक पदार्थ आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है, उनके रासायनिक और भौतिक गुणधर्म होते हैं और कार्बनिक या अकार्बनिक दोनों प्रकार की उत्पत्ति हो सकती है। जो खनिजों का वर्गीकरण है उनको आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है। खनिज है वो दो प्रकार के होते हैं, पहला धात्विक खनिज और दूसरा अधात्विक खनिज। धात्विक खनिज भी दो प्रकार के होते हैं, इसमें पहला लोह धात्विक खनिज जिसमें लोह धातु का अंश पाया जाता है जैसे लोहा और मैग्नीज है। दूसरा एलो धात्विक खनिज यानी जो धातु तो होती है लेकिन उसमें लोहे का अंश नहीं पाया जाता है जैसे तांबा और बॉक्साइड। और अधात्विक खनिज भी दो प्रकार के होते हैं, इसमें पहला ईंधन खनिज यानी जिनसे ऊर्जा प्राप्त होती है जैसे कोयला है, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस। और अन्य अधात्विक खनिज जिसमें माइका, चूना पत्थर और ग्रेफाइट आता है। ये खनिजों का वर्गीकरण आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है। आगे 33वां प्रश्न है, जैव ऊर्जा से क्या अभिप्राय है? वह ऊर्जा जो जैविक उत्पाद जैसे कृषि अवशेष, नगरपालिका, औद्योगिक अपशिष्ट से प्राप्त होती है उसे जैव ऊर्जा कहा जाता है। 34वां प्रश्न है, धात्विक खनिज के उदाहरण बताइए। जो धात्विक खनिज उसमें लोहा धात्विक खनिज है, लोह और मैग्नीज। यानी धात्विक खनिज भी दो प्रकार के होते हैं जिसमें लोह धात्विक खनिज लोहा और मैग्नीज है और अलोह धात्विक खनिज जिसमें तांबा और बॉक्साइड है। 35वां प्रश्न है, अधात्विक खनिज के उदाहरण बताइए। धात्विक खनिज में ईंधन खनिज, कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस आते हैं। कोयला की कौन कौन सी किस्में होती है? कोयला की 4 किस्में होती है जिसमें एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट होती है। राजस्थान में सर्वाधिक मात्रा में वो लिग्नाइट प्रकार का कोयला पाया जाता है, ये आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है। 37वां प्रश्न है, जीवाश्म ईंधन किसे कहा जाता है? इसका उदाहरण भी लिखे। वह खनिज जो पृथ्वी में लंबे समय पुराने समय में जो दबे हुए प्राणी और पादप जीव उनसे प्राप्त होता है उन्हें जीवाश्म खनिज कहा जाता है। यानी जो लंबे समय से पृथ्वी में दबे हुए प्राणी और पादप जीव है उनसे जो बनने वाले खनिज उन्हें जीवाश्म ईंधन कहा जाता है। इन्हें खनिज ईंधन भी कहा जाता है जैसे कोयला और पेट्रोलियम। 38वां प्रश्न है, सीमेंट उद्योग के लिए कच्चा माल कौन सा? सीमेंट उद्योग के लिए कच्चा माल है वो डोलामाइट और चूना पत्थर। इन दोनों को आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है। 39वां प्रश्न है, गेल का पूरा नाम क्या? गेल का पूरा नाम है वो गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। इसकी स्थापना 1984 में हुई, ये आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है। थोरियम है वो केरल के कौन से क्षेत्र से प्राप्त होता है? जो थोरियम एक नाभिक ऊर्जा में प्रयुक्त होने वाला खनिज है। ये केरल के जो तटीय क्षेत्र की पुलिन बीच की बालू उसमें मोनोजाइट और इलेमाइट से प्राप्त किया जाता है, ये आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है। आगे बड़े प्रश्न है, ये भी आपके परीक्षा में पूछा जाता है। इसमें अति महत्वपूर्ण प्रश्न है वो लोह धात्विक खनिज और एलो धात्विक खनिज, इसमें अंतर पूछा जा सकता है, ये आप PDF से पढ़ सकते हो। इसमें 41वां प्रश्न है, मैग्नीज आवश्यक और 42वां प्रश्न है, खनिज संसाधनों के संरक्षण के विषय में लिखी। यानी खनिज संसाधनों को हम बचा किस प्रकार सकते हैं, यह भी अति महत्वपूर्ण प्रश्न आप है वो PDF से पढ़ सकते हो। आगे 43वां प्रश्न है वो अभ्रक के वितरण को समझिए। यदि आप ये खनिजों का वितरण है याद नहीं रख पाते तो आपको ये विशेष रूप से ध्यान में रखना है। खनिज किसे कहा जाता है, कितने प्रकार का होता है, उनकी कौन कौन सी परिभाषाएं होती है, खनिज का संरक्षण किस प्रकार किया जाता है, लोह धात्विक एलो धात्विक खनिज में अंतर क्या है, धात्विक और अधात्विक खनिज में क्या अंतर है, इनको आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है। और परंपरागत और गैर परंपरागत खनिज कौन से, इनका भी ध्यान में रखना है। ये 45वां प्रश्न परंपरागत और गैर परंपरागत खनिजों से संबंधित है, ये भी अति महत्वपूर्ण, आप PDF से है वो पढ़ लेना। आगे 46वां प्रश्न है, भारत में कोयला संसाधनों पर विस्तृत टिप्पणी लिखी, ये भी आप है वो 1 से 2 बार पढ़ लेना। 47वां प्रश्न है, पेट्रोलियम संसाधनों पर भी आपको टिप्पणी है वो लिखनी है। 48वां प्रश्न है, लोह अयस्क पर टिप्पणी लिखनी है। और 49वां प्रश्न है, नवीकरणीय योग्य संसाधनों को विस्तार से समझाइए। यह अति महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके परीक्षा में वो हर बार। जो नवीकरणीय संसाधन है या गैर परंपरागत संसाधन है यानी जिनका विस्तार है पिछले कुछ वर्षों में हुआ है, उनको आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है। जैसे सौर ऊर्जा कैसे उत्पन्न की जाती है, किन किन क्षेत्रों में पाई जाती है, पवन ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, जैव ऊर्जा, इन जो नवीकरणीय संसाधन है इनको विशेष रूप से ध्यान में रखना। आप इसको PDF से 3 से 4 बार पढ़ लेना। इसकी PDF है वो टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन दिया गया, आप वहाँ से टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर PDF प्राप्त कर सकते हो। आगे जो आपका छठा अध्याय है वो भारत के संदर्भ में नियोजन और सतत पोषणीय विकास से संबंधित है। नियोजन यानी कोई भी कार्य करने से पहले उसकी कार्य रणनीति बनाकर है वो कार्य करना, यानी सही तरीके से कार्य करना। और सतत पोषणीय विकास यानी ऐसा विकास जिसमें हम भावी पीढ़ियों की आवश्यकता को बाधित किए बिना वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकता पूर्ति करें, यानी संसाधनों का समुचित रूप से प्रयोग करें।
इसमें सबसे पहला है नीति आयोग का गठन कब हुआ, जो नीति आयोग उसका गठन 1 जनवरी 2015 को है, इसमें ऑप्शन 2 है वो सही। और जो नीति आयोग उसकी पूर्ववर्ती संस्था योजना आयोग है जिसकी स्थापना 1950 में हुई और उसके स्थान पर 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग का गठन किया गया, जिसका अध्यक्ष है वो प्रधानमंत्री होते हैं। ये आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है। दूसरा प्रश्न है किस जनजाति के लोग है वो ऋतु प्रवास करते हैं, जो गद्दी जनजाति है उसके लोग ऋतु प्रवास करते हैं। इसमें ऑप्शन 1 है वो सही, ये हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में जनजाति है वो पाई जाती है। तीसरा प्रश्न है भरमौर जनजातीय क्षेत्र किस राज्य में स्थित है, जो भरमौर क्षेत्र है वो हिमाचल प्रदेश में स्थित है। इसमें हिमाचल प्रदेश की होली और जो भरमौर जिला है उसकी होली और चंबा 2 तहसीलें सम्मिलित है। इसमें ऑप्शन 4 है वो सही है। चौथा प्रश्न है द पॉपुलेशन बम पुस्तक के लेखक कौन है, यह अति महत्वपूर्ण आपसे पूछा जा सकता है। द पॉपुलेशन बम पुस्तक है उसके लेखक एयरलिच है। इसमें ऑप्शन 1 है वो सही। और द लिमिट्स टू ग्रोथ जो पुस्तक है उसके लेखक है वो मीडोस और अन्य, ये भी आपको ध्यान में रखना है। इसमें ऑप्शन 3 है वो सही है। जो ओवर कॉमन फ्यूचर यानी हमारा समान भविष्य, ये रिपोर्ट है वो 1987 में प्रस्तुत की गई। इसमें ऑप्शन 2 है वो सही है। जो सूखा संभावित क्षेत्र विकास कार्यक्रम है इसकी शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना में, जो सूखा क्षेत्र संभावित विकास कार्यक्रम है उसकी शुरुआत है वो चौथी पंचवर्षीय योजना में और 5वीं पंचवर्षीय योजना में इसके कार्य क्षेत्र को बढ़ाए गए। ये आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होनी। जिस प्रकार सूखा शब्द में 2 वर्ड है उसी प्रकार चौथी पंचवर्षीय योजना चौथी में भी 2 वर्ड है, ये आप ऐसे भी याद रख सकते हो। आगे 8वां प्रश्न है इंदिरा गांधी नहर परियोजना कब प्रारंभ हुई, जो इंदिरा गांधी नहर परियोजना है वो 31 मार्च 1958 को प्रारंभ हुई। इसको आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है। और इसका सराय इसका इंजीनियर है वो कंवर सेन थे। 9वां प्रश्न है जनजातीय उपयोजना कब प्रारंभ हुई, जो जनजातीय उपयोजना है वो 1974 में प्रारंभ हुई। इसमें ऑप्शन 1 है वो सही है। 10वां है नीति आयोग से पूर्व नियोजन का कार्य किस संस्था के द्वारा किया जाता है, वर्तमान में जो नीति आयोग नियोजन बनाता है यानी योजनाएं बनाता है उसका कार्य पहले योजना आयोग के द्वारा किया जाता है। इसमें ऑप्शन 3 है वो सही। और ये योजना आयोग है वो पंचवर्षीय यानी 5 वर्षों के लिए योजनाएं चलाता था। 11वां प्रश्न है प्रादेशिक नियोजन का संबंध है, यानी प्रादेशिक नियोजन किसी क्षेत्र विशेष किसी प्रदेश का नियोजन करना। इसमें क्षेत्र विशेष के विकास का उपगम यानी जो पिछड़े क्षेत्र है उसको उन जो विकसित क्षेत्र है उसके बराबर लाने के लिए उनका अधिक विकास पर ध्यान देना, ये प्रादेशिक नियोजन के अंतर्गत आता है। आगे रिक्त स्थान संबंधित है पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम को खालगा पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ किया गया। जो पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम है वो उनको 5वीं पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ किया गया। ये आप ऐसे भी याद रख सकते हो। पर्वतीय में पहला वर्ड है वो पे और 5वीं में भी पहला वर्ड पे, आपको कंफ्यूज है वो नहीं होना। जो सूखा क्षेत्र विकास कार्यक्रम है वो चौथी पंचवर्षीय योजना में और पर्वतीय क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम है वो 5वीं पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ किया गया। आगे दूसरा रिक्त स्थान है विकास एक खालगा संकल्पना है, यानी विकास कैसी संकल्पना है, विकास एक बहुआयामी संकल्पना है, इसके एक से अधिक आयाम है वो होते हैं। गद्दी जनजाति के लोग खालगा भाषा बोलते हैं। जो गद्दी जनजाति के लोग है वो गद्दियाली भाषा बोलते हैं। ओवर कॉमन फ्यूचर रिपोर्ट को कौन सी रिपोर्ट भी कहा जाता है, जो ओवर कॉमन फ्यूचर जिसे 1987 में वो प्रकाशित किया गया, इसे बर्ट लैंड रिपोर्ट भी कहा जाता है। इंदिरा गांधी नहर जिसे पहले खालगा नहर के नाम से जाना जाता है, इंदिरा गांधी नहर का प्राचीन नाम क्या था, इंदिरा गांधी नहर को पहले है वो राजस्थान नहर के नाम से जाना जाता था। इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थल कौन सा बांध है, जो इंदिरा गांधी नहर है वो हरिके बैराज यानी हरिके बांध से निकलती है। खालगा पंचवर्षीय योजना पर्वतीय क्षेत्र उत्तरी पूर्व राज्य के जो जनजाति और पिछड़े इलाका में यानी जो पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम है वो 5वीं पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ किया गया। 8वां प्रश्न है जनसंख्या वर्गीकरण लोग कृषि के लिए खालगा का उपयोग करने के लिए बाध्य है। जनसंख्या वर्गीकरण लोग जो सीमांत भूमि है उसका उपयोग करने के लिए भी बाध्य है। 9वां प्रश्न है भरमौर जनजातीय क्षेत्र में हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले की 2 तहसीलें शामिल है। जो हिमाचल प्रदेश का चंबा जिला है उसकी 2 तहसीलें भरमौर और होली शामिल है, इनको आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है। 10वां प्रश्न है होली और जो खनी क्षेत्र है उसमें खालगा नदी के साथ बसे गांव अवसंरचना विकास से सबसे अधिक लाभान्वित है, यानी जो भरमौर क्षेत्र में होली तहसील है उसमें रावी नदी बहती है, ये आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है। आगे अतिलोकात्मक प्रश्न है और इस पार्ट से आपके वो हर बार एक फुल फॉर्म पूछी जाती है, यानी शॉर्ट वर्ड दिया होगा जिसको आपको पूरा नाम लिखना है। इसमें सबसे पहला है WECD यानी विश्व पर्यावरण और विकास आयोग, वर्ल्ड एनवायरनमेंट कमीशन फॉर डेवलपमेंट, ये आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है। दूसरा ITDP का पूरा नाम क्या है, समन्वित जनजातीय विकास कार्यक्रम, इंटीग्रेटेड टेरिटरी डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है। इंटीग्रेटेड ट्राइबल डेवलपमेंट प्रोग्राम। और 13वां प्रश्न है SFDA का पूरा नाम क्या है, SFDA का पूरा नाम है वो लघु कृषक विकास संस्था है और MFDA का पूरा नाम सीमांत कृषक विकास संस्था। इन दोनों संस्थाओं का भी नाम आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है। 15वां प्रश्न है इंदिरा गांधी नहर किन किन राज्यों से गुजरती है, जो इंदिरा गांधी नहर है वो पंजाब, राजस्थान और हरियाणा से गुजरती है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना को किसके द्वारा संकल्पित किया गया, जो इंदिरा गांधी नहर है वो इसकी संकल्पना है वो कंवर सेन के द्वारा प्रस्तुत की गई, जो एक इंजीनियर थे। 17वां प्रश्न है गद्दी जनजाति का मुख्य व्यवसाय क्या है, जो गद्दी जनजाति इसका मुख्य व्यवसाय है वो गद्दी जनजाति के लिए निर्वाह का मुख्य आधार कृषि और इससे संबंधित क्रिया जैसे भेड़ और बकरी पालन है, यानी कृषि और पशुपालन है, यह आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है।
आगे 18वां प्रश्न है, द्वितीय विश्व युद्ध के उपरांत विकास की संकल्पना जिसे आर्थिक वृद्धि की पर्याय थी किसके रूप में मापा जाता है, यानी द्वितीय विश्व के बाद विकास को किस रूप में मापा जाता है। जो द्वितीय विश्व युद्ध था उसके बाद विकास को सकल राष्ट्रीय उत्पाद जीडीपी, प्रति व्यक्ति आय और प्रति व्यक्ति उपभोग में जो समय के साथ बढ़ोतरी यानी वृद्धि होती है उसके रूप में मापा जाता है। जिस देश की जीडीपी, प्रति व्यक्ति आय और प्रति व्यक्ति उपभोग में बढ़ोतरी होगी उसी देश का विकास अधिक है वो माना जाएगा। आगे है वो लघुतरात्मक प्रश्न है जिसका उत्तर आपको 2 से 3 लाइन में है वो देना है। इसमें पहला है, सतत पोषणीय विकास की संकल्पना को परिभाषित कीजिए, यानी सतत पोषणीय विकास है वो किसे कहा जाता है। ऐसा विकास जिससे भविष्य में आने वाली पीढ़ियों की आवश्यकता को पूर्ति को प्रभावित किए बिना वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकता को पूर्ति करना है सतत पोषणीय विकास कहलाता है। यानी संसाधनों का है वो नियमित रूप से और समुचित रूप से उपयोग करना जिससे आने वाली पीढ़ियों के लिए भी संसाधन बच सके। दूसरा प्रश्न है, नीति आयोग का गठन कब हुआ। इससे पहले नियोजन का कार्य किस संस्था के द्वारा किया गया था। जो नीति आयोग उसका गठन 1 जनवरी 2015 को हुआ। इससे पहले नियोजन का कार्य योजना आयोग के द्वारा किया जाता था। तीसरा प्रश्न है, नीति आयोग के उद्देश्य बताइए, यानी नीति आयोग के मुख्य उद्देश्य क्या है। नीति आयोग के उद्देश्य केंद्र और राज्य सरकार को युक्त और तकनीकी सलाह देना, यानी केंद्र और राज्य सरकार को सही नियोजन के लिए सलाह देना। भारत के आर्थिक नीति निर्माण राज्यों की भागीदारी भी सुनिश्चित करना। चौथा प्रश्न है, नियोजन से क्या तात्पर्य। नियोजन के 2 उपागम कौन कौन से, ये आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है। इस पाठ में से वो नियोजन और सतत पोषणीय विकास की परिभाषा संबंधित प्रश्न है वो पक्का पूछा जाता है। नियोजन का अर्थ है सोच विचार की प्रक्रिया जिसमें कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार करना और उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए गतिविधियों का संचालन करना, यानी पहले उद्देश्य निर्धारित करना फिर उनको प्राप्त करने के लिए गतिविधियां करना। नियोजन के द्वारा सुधार और पुनर्निर्माण का कार्य किया जाता है। नियोजन के 2 उपागम है वो पहला है खंडीय उपागम और दूसरा प्रादेशिक उपागम। इन दोनों को आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है। आगे 5वां प्रश्न है, खंडीय और प्रादेशिक नियोजन को परिभाषित कीजिए या इनमें अंतर बताइए। खंडीय नियोजन का अर्थ होता है अर्थव्यवस्था के जो विभिन्न सेक्टर है जैसे कृषि, सिंचाई, विनिर्माण, ऊर्जा, परिवहन, संचार के विकास हेतु कार्यक्रम बनाना और उन्हें लागू करना खंडीय का अर्थ होता है। यानी जो अर्थव्यवस्था के अलग अलग सेक्टर है उनके लिए अलग अलग कार्यक्रम बनाना, कृषि को बढ़ावा देने के लिए अलग रणनीति अपनाना, सिंचाई को बढ़ावा देने के लिए अलग अपनाना और उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए अलग नीति अपनाना। प्रादेशिक नियोजन का अर्थ है किसी आर्थिक विकास है समान रूप से नहीं होता है, प्रादेशिक नियोजन की प्रक्रिया अपनाई जाती है। यानी जो क्षेत्र पिछड़े हैं उनको दूसरे क्षेत्रों के बराबर लाने के लिए उनमें विकास के लिए क्षेत्र विशेष के लिए जो रणनीति अपनाई जाती है उसे प्रादेशिक नियोजन कहा जाता है। ये प्रादेशिक असंतुलन को कम करने हेतु किया जाता है। खंडीय में है वो नियोजन के जो अर्थव्यवस्था के अलग अलग क्षेत्र है उनके लिए रणनीति अपनाई जाती है और प्रादेशिक में किसी क्षेत्र विशेष के लिए रणनीति अपनाई जाती है। छठा प्रश्न है, पहाड़ी क्षेत्र विकास कार्यक्रम के मुख्य उद्देश्य क्या। जो भरमौर में पहाड़ी क्षेत्र विकास कार्यक्रम चलाया गया उसका मुख्य उद्देश्य है वो पहाड़ी क्षेत्रों में बागवानी का विकास करना, रोपण कृषि को बढ़ावा देना, पशुपालन, मुर्गी पालन, वानिकी, लघु और ग्रामीण उद्योगों का विकास करने के लिए जो स्थानीय संसाधन है उसका उपयोग में लाने के लिए ये कार्यक्रम है वो बनाया गया। आगे 7वां प्रश्न है, पर्वतीय क्षेत्र के विकास हेतु सुझाव दीजिए। यानी आपसे ये पूछा जा सकता है कि मानना कि आपको पर्वतीय क्षेत्र के विकास का मंत्री बनाया जाता है तो आप उस हेतु क्या प्रयास करेंगे। ये आपके पिछली जो 2-3 एग्जाम है उसमें हर बार ऐसा प्रश्न पूछा जाता है, आपसे सुझाव है वो पूछा जाता है। जो पर्वतीय क्षेत्र का विकास है उसके लिए जो स्थानीय संसाधन है और वहाँ की स्थानीय प्रतिभा उनका विकास करने पर बल दिया जाए। जो जीविका निर्वाह अर्थव्यवस्था उसको निवेश उन्मुखी अर्थव्यवस्था बनाने पर बल दिया जाए। पारिस्थितिकी संतुलन है वो बनाए रखना चाहिए, यानी विकास करते समय पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। जो पिछड़े क्षेत्रों बाजार व्यवस्था उसमें सुधार करके श्रमिकों को लाभ पहुंचाने का प्रयास करना चाहिए। 8वां प्रश्न है, सूखा संभावित क्षेत्र विकास कार्यक्रम का क्या उद्देश्य है। इसमें जो सूखे क्षेत्र में लोग हैं उनको रोजगार उपलब्ध कराना, सूखे को प्रभाव को कम करने के लिए उत्पादन के जो साधन है उनको विकसित करना। 9वां प्रश्न है, सूखा संभावित क्षेत्र विकास कार्यक्रम के प्रमुख कार्यक्रम कौन से। चौथी पंचवर्षीय योजना में इसके अंतर्गत अधिक श्रमिकों की आवश्यकता वाले जो सिविल निर्माण कार्य उन पर बल दिए गए, परंतु 5वीं पंचवर्षीय योजना में इसके कार्य क्षेत्र में सिंचाई परियोजना, भूमि विकास कार्यक्रम, वनीकरण, चारागाह विकास और आधारभूत ग्रामीण अवसंरचना जैसे विद्युत, सड़क, बाजार, ऋण सुविधाओं पर और सेवाओं को सम्मिलित किया गया। 10वां प्रश्न है, इंदिरा गांधी नहर में चरणों पर टिप्पणी लिखी। इंदिरा गांधी नहर का निर्माण है वो 2 चरण में, उन दोनों पर आपको टिप्पणी लिखनी। इसमें पहला चरण है वो इसका कमान क्षेत्र गंगानगर, हनुमानगढ़ और बीकानेर जिले का उत्तरी भाग तक ही था। दूसरा चरण है वो बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर, नागौर और चूरू जिलों में विस्तृत है। पहले चरण में कृषि योग्य जो कमान क्षेत्र था वो 5.53 लाख हेक्टेयर था और दूसरे चरण में कृषि योग्य कमान क्षेत्र है वो 14.10 लाख हेक्टेयर है। और तीसरा चरण है, इस चरण में सिंचाई की शुरुआत 1960 के दशक में हुई और दूसरे चरण में है वो सिंचाई की शुरुआत 1980 के दशक में हुई थी। 11वां प्रश्न है, इंदिरा गांधी नहर से पर्यावरण पर पड़ने वाले सकारात्मक प्रभाव बताइए। यानी इंदिरा गांधी नहर आने से है वो पश्चिमी राजस्थान में क्या सकारात्मक प्रभाव पड़े। इसे वनीकरण और जो चारागाह क्षेत्र है उसमें वृद्धि हुई, यानी वनों के क्षेत्र में वृद्धि हुई, चारागाह क्षेत्र में वृद्धि हुई, वायु की अपरदन और बालू निक्षेप की प्रक्रिया में कमी आई, यानी वनीकरण और चारागाह बढ़ने से वो वायु के अपरदन में कमी आई। 12वां प्रश्न है, जो इंदिरा गांधी नहर के कमान क्षेत्र में नकारात्मक प्रभाव कौन कौन से पड़े, यानी इंदिरा गांधी नहर से नुकसान कौन कौन से। इसमें पहला है जल भराव की समस्या उत्पन्न हो गई और मृदा लवणता की समस्या हो गई, यानी मृदा की गुणवत्ता में है वो कमी आने लगी। 13वां प्रश्न है, इंदिरा गांधी नहर क्षेत्र से
कृषि अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा, यानी इंदिरा गांधी नहर आने से उस क्षेत्र की कृषि पर क्या प्रभाव पड़ा। उसमें बोए गए क्षेत्र, जो न्यूल बोए गए क्षेत्र, उसमें वृद्धि हुई। फसलों की सघनता में भी वृद्धि हुई। पारंपरिक फसलों बाजरा, गंवार और चना के स्थान पर गेहूं, कपास और मूंगफली का चावल फसलें बोई जाने लगी। पशुधन पालन में भी वृद्धि हुई। 14 प्रश्न है, इंदिरा गांधी कमान क्षेत्र में सतत पश्चिमी विकास को बढ़ावा देने वाले उपाय बताइए। ये अति महत्वपूर्ण आपसे पूछा जा सकता है। इसमें सबसे पहला जल प्रबंधन नीति का कठोरता से क्रियान्वयन किया जाना चाहिए, यानी जो जल प्रबंधन के लिए कार्यनीति बनाई जाती है उसका कठोरता से क्रियान्वयन किया जाना चाहिए। कम पानी में उत्पादित होने वाली फसलों की बुवाई को बढ़ावा देना चाहिए ताकि जल का है वो कम उपयोग और जल अंक्रांत या जो लवणता से प्रभावित भूमि उसका पुनरुद्धार किया जाना चाहिए। वनीकरण और वृक्षों की रक्षण में 1 लाख निर्माण और चारा का विकास किया जाना चाहिए, यानी जहाँ पर है वो भूमि उपजाऊ नहीं है वहाँ पर वनों को बढ़ावा देना चाहिए। वृक्षों की रक्षक मेखला बनाई जानी चाहिए। 15 प्रश्न, इंदिरा गांधी नहर की व्याख्या निम्नलिखित बिंदु का आधार पर कीजिए। इसमें से आपके वो 3 नंबर का बड़ा प्रश्न है वो पूछा जा सकता है। इसमें पहले है इंदिरा गांधी नहर की शुरुआत कैसे हुई, इसका उद्गम स्थल कौन सा, इसका कमान क्षेत्रफल कितना और इसकी लिफ्ट नहर है वो कौन सी। इसकी शुरुआत है वो 31 मार्च 1958 को प्रारंभ हुई। इसका उद्गम स्थल है वो पंजाब में हरिके बैराज बांध से। कमान क्षेत्र है वो 19.63 लाख हेक्टेयर है। लिफ्ट नहर, इंदिरा गांधी में सभी लिफ्ट नहर मुख्य नहर के बाएं किनारे से निकलती है और ये लिफ्ट नहर ढाल के विपरीत जल प्रवाह हेतु जल को बार बार मशीनों से ऊपर उठाया जाता है। 16 प्रश्न है, लक्ष्य क्षेत्र नियोजन से आप क्या समझते हैं। लक्ष्य क्षेत्र कार्यक्रम और समूह के उदाहरण बताइए। लक्ष्य क्षेत्र नियोजन प्रक्रिया उन क्षेत्रों में अपनाई जाती है जो आर्थिक रूप से पिछड़े हुए, यानी जो आर्थिक रूप से पिछड़े हुए क्षेत्र उसमें उनको बढ़ावा देने के लिए लक्ष्य क्षेत्र नियोजन प्रक्रिया अपनाई जाती है। इसके लिए योजनाएं, लक्ष्य क्षेत्र कार्यक्रम और लक्ष्य समूह जो कार्यक्रम है उन उपगमों को प्रस्तुत किया है। इसमें लक्ष्य क्षेत्र कार्यक्रम है उसमें कमान नियंत्रित क्षेत्र विकास कार्यक्रम, सूखाग्रस्त क्षेत्र विकास कार्यक्रम और पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम ये चलाई गई, यानी जो इंदिरा गांधी नहर कमान क्षेत्र है उसको बढ़ावा देने के लिए कार्यक्रम चलाया गया। सूखाग्रस्त जो क्षेत्र था उसका विकास करने के लिए कार्यक्रम चलाया गया। जो पर्वतीय क्षेत्र था उसका विकास के लिए कार्यक्रम चलाया गया। और लघु समूह कार्यक्रम के उदाहरण, यानी जो पिछड़े समूह है उनका विकास करने के लिए वो लघु कृषक विकास संस्था बनाई गई और सीमांत कृषक विकास संस्था बनाई गई। आगे 17 प्रश्न है, WECD क्या है। WECD का पूरा नाम विश्व पर्यावरण और विकास आयोग है, जिसका इंग्लिश में फुल फॉर्म होती है आपके वर्ल्ड एनवायरनमेंट एंड कमीशन फॉर डेवलपमेंट। और इसकी स्थापना संयुक्त राष्ट्र संघ UNO के द्वारा पर्यावरणीय मुद्दों पर विश्व समुदाय की बढ़ती चिंता को ध्यान में रखकर की गई। और इस आयोग की जो प्रमुख है वो नॉर्वे की प्रधानमंत्री ग्रो हार्लेम बर्टलैंड थी। इस आयोग ने 1987 में अपनी रिपोर्ट ओवर कॉमन फ्यूचर यानी हमारा समान भविष्य प्रस्तुत की, जिसे बर्टलैंड रिपोर्ट भी कहा गया है, क्योंकि इस रिपोर्ट के जो प्रमुख थी वो नॉर्वे के प्रधानमंत्री ग्रो हार्लेम बर्टलैंड थी। इस कारण इसे बर्टलैंड रिपोर्ट भी कहा गया। इस प्रकार इस पाठ में से आपके जो 17 अति महत्वपूर्ण प्रश्न है वो हमने देखे। इस प्रकार अगली क्लास में हमें वो 7वां 8वां और 9वां 3 पाठों के अति महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। इस प्रकार 3 क्लासों में वो इस पाठ्य पुस्तक के जो संपूर्ण महत्वपूर्ण प्रश्न है वो हल करेंगे। इससे पहले हमने एक मानचित्र की क्लास ली जिसमें आपके विश्व के मानचित्र और भारत के मानचित्र से संबंधित जो 4 नंबर के 2-2 नंबर के 2 प्रश्न पूछे जाते हैं, आपके स्थान उनसे बाहर नहीं पूछे जाएंगे। हमने 5 मॉडल पेपर हल किए और 5 अन्य मॉडल पेपर है हम उस क्लास आगे वाली क्लास के बाद हल करेंगे। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। इसकी PDF टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन दिया गया, आप वहाँ से टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर PDF प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद हम संपूर्ण पाठ्य पुस्तक के अति महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आएंगे जो आपके 8 मार्च को भूगोल का पेपर होने वाला है, उसमें मील का पत्थर साबित होगा। धन्यवाद, मस्त रहिए, अपनी तैयारी करते रहिए और अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिए।